Hello everyone, welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. As you know that हमने हमारे चैनल पे क्लास 9th एंड 10th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम फुल कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में ये जो आपका कोर्स है उसको हमने इस हिसाब से डिज़ाइन किया है जिसके कारण आपके फाउंडेशन कोर्स में हेल्प मिल सके, या फिर मैं बोल सकती हूँ आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है फाउंडेशन कोर्स का वो आपका प्रिपेयर हो सके। एंड आई होप कि एक तो आपने हमारा शेड्यूल चेक कर ही लिया होगा और आपको पता है मैं आपको MWF में क्लास 9 को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ एंड TTS में क्लास 10 को। जैसे कि आपको पता है आज थर्सडे, तो आज किसका टर्न है? क्लास 10 का टर्न है, जिसके अंदर मैं आपको सोशल साइंस का ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। उसका चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है, राइट, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जो कि एक तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बट आज मैं क्या करवाने वाली हूँ, आपके NCERT के क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाली हूँ। ओके, एंड इसके पहले कि मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपके लिए गुड न्यूज है एक तरह से कि किसके रिगार्डिंग परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो नोट्स के रिगार्डिंग बहुत परेशान होते हैं। उन्हें लगता है कैसे प्रिपेयर करेंगे, कहाँ से वो डाउनलोड करेंगे, ऐसा वो बहुत सारी चीजें सोचते रहते हैं। तो आपकी ये परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, हमने हमारी वेबसाइट पे क्लास 9th एंड 10th के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर के नोट्स को हमने वहाँ डाउनलोड कर दिया, ठीक है, अपलोड कर दिया। आपको क्या करना है, आपको वहां से आप चाहो तो उनको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप देखते हो जो हम वीडियो मैं आपको जो कि वीडियो में बताती हूँ उसमें भी आपके नोट्स रहते हैं। साथ के साथ में जो जो आपके वेबसाइट है हमारी, उस पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर दोनों को मिला के आप अपने खुद के नोट्स पे प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। जिसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, एक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ के साथ आप देख रहे होंगे कि आपका जो स्क्रीन है आपके मोबाइल की या लैपटॉप की, उसकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा होगा लिंक, और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ www.edugrown.in। इस पे जाके आप इजीली 9th एंड 10th के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर के नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हो, राइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि आज हम क्लास 10 का NCERT का सॉल्यूशन करने वाले, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ में आप प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिसके कारण आपको ऑलरेडी पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो के लिए तैयार हैं, ठीक है, आप मिस ना कर पाए। एंड अगर आपको लगता है ये जो वीडियो है आपको इससे कुछ हेल्प मिली, आपको समझ में आया, तो आपको क्या करना है, आपको छोटा सा सपोर्ट दिखाना है कि आपको मेरा जो लेक्चर है, जो मेरा वीडियो, उसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। सो वेलकम टू दी सोशल साइंस। एंड अब जैसे कि आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, और ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर मैं आपको NCERT सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ। इसके जो पहले वाले वीडियोस है उसके अंदर मैंने आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, एंड आई होप आपको वो टॉपिक समझ में भी आए होंगे। अगर आपने अभी तक वो टॉपिक्स मेरे नहीं देखे हैं, वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं, और आप चाहते हैं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए, एज वेल एज फर्स्ट चैप्टर भी आपको समझ में आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, वहां जाके आपको जो भी लेक्चर देखना हो, जो सा भी पार्ट देखना हो, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। जो आपका NCERT की एक्सरसाइज दी गई है, हम वो वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं वो हम करते हैं। इसके अंदर भी जो आपका फर्स्ट है वो क्या है आपका, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ओके, क्या बोला जा रहा है बच्चा यहाँ आपसे ये बोला जा रहा है, अब क्या होगा जब मैं आपको ऑप्शन दूंगी तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, राइट। ये मैंने आपको दे दिए, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको ये बताना है, ये जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके, उसमें से कौन सा वैलिड रीजन नहीं है डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना के लिए। गॉट इट।
तो मैं आपके लिए 5 सेकंड वेट करती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये चैप्टर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। तो आप मुझे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए और एंड देन फिर मैं आपको बताऊंगी। ओके, 1 2 3 4 एंड टिक 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 5। ओके, सो आई होप आपको आंसर पता होगा और आपने कमेंट कर दिया होगा, राइट? नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। सो जो इसका आंसर है वो क्या है आपका? ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। ओके, क्यों आपका आंसर है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एग्रीकल्चर का एक्सपांशन हो रहा है तो वो फ्लोरा एंड फोना का डिप्लीशन होने का रीजन है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट? अब हम बात करते हैं ग्रेजिंग, सेकेंड, लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। अब जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट को हम लार्ज स्केल पे डेवलप करते हैं तो उसके लिए हमें फ्लोरा एंड फोना को डिप्लीट तो करना ही पड़ता है, उसके कारण भी डिप्लीशन होता है। इसके बाद आपका जो डी वाला है वो क्या है? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, राइट? कि जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हो रहा है ये बढ़ते जा रहा है, उसके वजह से भी आपका क्या हो रहा है? डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना हो रहा है। तो आपका बचा कौन सा? सी वाला, राइट? क्योंकि ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन से आपका क्या नहीं होता है, ये एक तरह का रीजन नहीं है डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना का। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो अगर मिसयूज करेंगे तो वो कल किस चीज को यूज करेंगे, तो इसलिए वो उस चीज का मिसयूज नहीं करते हैं, जितनी उन्हें जरूरत होती है उसी हिसाब से वो उसका यूज करते हैं। इसी वजह से ये रीजन नहीं है डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना का। गॉट इट? नाउ आपका सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजी डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। आपको यहाँ क्या बताना है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए, राइट? अब इसमें आपको ये बताना है इसमें से कौन सी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो कि इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, किससे? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से। गॉट इट? आपको क्या बताना है, इनमें से जो ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अंदर। ओके, जब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, राइट? सेकंड क्या है? बीच बचाओ आंदोलन। थर्ड है चिपकू मूवमेंट एंड डी है आपका डिक्रिमिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, सो आप आंसर बताइए, मैं 5 तक काउंट करती हूँ, जब तक आप आंसर बताइए, अगर नहीं आएगा तो आपको यहाँ मिल ही जाएगा, राइट? 1 2 3 4 एंड 5। आई होप आप लोगों को आंसर आ गया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? डिमिक्रेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्यों बोला जा रहा है? ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही है, ये जो आपके हैं कौन कौन से, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था, बीच बचाओ आंदोलन, चिपकू मूवमेंट, ये सारी चीजें क्या है आपका? ये एक तरह का कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी तो है, किसके लिए? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए, क्योंकि यहाँ कम्युनिटी ने मिलकर ही तो पार्टिसिपेशन किया था इन मूवमेंट्स के अंदर, राइट? इसलिए ये सारी क्या है आपकी? कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है। बट ये वाला डी वाला जो पॉइंट है वो नहीं है। गॉट इट? अब क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर आपको मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, आपको क्या बताना है? आपको एनिमल के नाम बताना और ये बताना ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, राइट? तो अभी तो ये तो क्वेश्चन ही आपका क्या क्या एनिमल के नाम दिए गए? ब्लैक बक, एसिटिक एलिफेंट, अंडमान वाइल्ड पिग, हिमालयन ब्राउन बियर एंड पिंक हेड डक। ओके, ये आपके ऑप्शन है और ये आपकी कैटेगरी दी गई है जो कि करेक्ट फॉर्म में नहीं है, आपको करेक्ट फॉर्म में बताना है। ओके, आप पॉज कीजिए वीडियो को एंड देन उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए और चेक कीजिए आपने कितना सही बताया, अदरवाइज मैं आपको आंसर बता ही रही हूँ, राइट? सो आपका आंसर है ये। अगर हम ब्लैक बक की बात करते हैं तो वो इन डेंजर कैटेगरी में आता है। गॉट इट? ब्लैक बक आपका किस में आता है? इन डेंजर में आता है। अगर हम एसिटिक एलिफेंट की बात करते हैं तो वो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। गॉट इट? गॉट इट? एसिटिक किस में आता है? एसिटिक एलिफेंट हमारा वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। ब्लैक बग हमारा इन डेंजर में आता है। अंडमान वाइल्ड पिग की अगर हम बात करते हैं तो वो एंडेमिक में आता है। एंड
हिमालयन ब्राउन बियर की बात करते हैं तो वो रेयर है, एंड पिंक हेड डक की बात करते हैं तो वो एग्जिस्टेंट है। गॉट इट एवरीवन? तो ये आपके हैं और आपको अब समझ में आ गया होगा कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपको इनकी डेफिनेशन जानना है, ठीक है, आपको पता करना है इंडेंजर, वल्नरेबल और एंडेमिक, रेयर, ये सारे इनकी डेफिनेशन आपको प्रॉपर जानना है, आपको पता करना है ये कौन से टाइप होते हैं, उनका इनका डेफिनेशन क्या है। तो आपको मेरा प्रीवियस वीडियो चेक करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि बेटा ये एनसीईआरटी का वीडियो है और मैं आपको ऑब्वियसली बात है कि सारी चीजें इसमें नहीं बता सकती, इसलिए। गॉट इट? अब आपको क्या बोला जा रहा है, आपको 3 फॉरेस्ट के नाम दिए गए, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड अनक्लास फॉरेस्ट। और इसमें भी साइड में आपको क्या दी गई है, डेफिनेशन दी गई है, जो कि करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, जो इनका ऑर्डर है वो प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर ऑर्डर बताना है किसका क्या है, राइट? तो आप पहले वो जो वीडियो को पॉज करिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, एंड देन फिर चेक कीजिए कि आपने जो आंसर्स दिए हैं वो करेक्ट है या नहीं, और मुझे कमेंट में बताइए, राइट? सो अगर हम बात करें रिजर्व फॉरेस्ट की, अगर हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या है, फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके, तो जहां आपका रिजर्व फॉरेस्ट आ रहा है तो उसका मीनिंग क्या बोला जा रहा है आपका, कि फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, जो आपका रिजर्व फॉरेस्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका किसी भी फॉरेस्ट को क्या करना, कंजर्व ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज करना, राइट? तो ये आपका रिजर्व फॉरेस्ट हो जाएगा। अब जब हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा, फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जो फॉरेस्ट लैंड है आपकी वो प्रोटेक्टेड है फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन। गॉट इट? ये क्या हो रहा है, किसी कोई भी जो भी फर्दर डिप्लीशन होने वाला है उससे उसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा मैच द फॉलोइंग आता है तो आपको ये यहाँ भी प्रोटेक्ट वर्ड मिल रहा है और यहाँ भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लिखा हुआ था, आप इससे भी थोड़ा सा लर्न कर सकते हैं। अब जब आपका थर्ड है वो है अनक्लास फॉरेस्ट। जब भी हम अनक्लास फॉरेस्ट की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। ठीक है, जब भी हम रिजर्व एंड प्रोटेक्ट की बात करते हैं ना, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, तो ये तो गवर्नमेंट हैंडल करती है, राइट? लेकिन जब हम अनक्लास फॉरेस्ट की बात करते हैं तो एक तो इसके अंदर अदर फॉरेस्ट, साथ के साथ में जो वेस्ट लैंड है वो इसको बिलोंग करती है। ठीक है, इस कैटेगरी को बिलोंग करती है। साथ के साथ में गवर्नमेंट और कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल और कम्युनिटी ये सबको बिलोंग कर सकती है, या सब इसको क्या कर सकते हैं, इसको मतलब एक तरह से इसकी देखरेख कर सकते हैं या उसका यूज कर सकते हैं। गॉट इट? नाउ ये तो बेटा आपका है ना, बोलना चाहिए एक तरह से आपके में एमसीक्यूज दिए गए थे, राइट? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए थे एज वेल एज मैच द फॉलोइंग दिया गया था, तो वो तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है वो, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ्स। यहाँ आपको क्या बताना है, आपको बताना है बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है और वो ह्यूमन लाइफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। गॉट इट? तो मैंने आपको यहाँ पॉइंट में ऑलरेडी कन्वर्ट करके दे दिया है, जिसके कारण आपको आंसर्स इजी लगे और आप उनको इजीली याद कर पाओ। ओके, तो हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। तो बायोडाइवर्सिटी इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे वेरियस टाइप से बनी है। किसके वेरियस टाइप से बनी है, लाइफ फॉर्म के, जो कहाँ होते हैं, अर्थ के ऊपर। गॉट इट? तो इसके अंदर आप क्या याद रखोगे, बायोडाइवर्सिटी इज मेड अप ऑफ, ये आप खुद से लिख सकते हो। फर्स्ट आपको कीवर्ड क्या याद रखना है, वेरियस टाइप। क्या याद रखना है, वेरियस टाइप। किसका वेरियस टाइप, आपका लाइफ फॉर्म का। ठीक है, किसका, लाइफ फॉर्म का, और कहाँ है, फाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ के ऊपर। सेकेंड पॉइंट की हम बात करें, इट इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन एट द इकोसिस्टम species and genetic level. Biodiversity is abundant in
ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है यहाँ, आपका सेकेंड पॉइंट बोला जा रहा है इट इज अ मेजर ऑफ वेरिएशन। इसको हम किससे मेजर करते हैं? ठीक है, मेजर ऑफ वेरिएशन। ठीक है, किस पे? एट दी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से, स्पीसीज से आपके, और जेनेटिक लेवल से। गॉट इट? तो आपको यहाँ क्या याद रखना है? 4 पॉइंट, 4 कीवर्ड्स। क्या क्या रखना है? मेजर ऑफ वेरिएशन। क्या है मेजर ऑफ वेरिएशन? किस किस पे? इकोसिस्टम, स्पीसीज और जेनेटिक लेवल। एंड देन जो बायोडाइवर्सिटी है आपकी वो क्या है? अबंडेंट है। ठीक है, क्या है? अबंडेंट है। कहाँ? ट्रॉपिकल एरियाज में। गॉट इट एवरीवन? जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है या अबंडेंट है। गॉट इट? समझ में आया आपको? नाउ थर्ड परसेंट, ट्रॉपिकल एरिया कवर 10% ऑफ द अर्थ सरफेस। अगर हम ट्रॉपिकल एरिया की बात करते हैं तो वो क्या करता है? वो 10% अर्थ सरफेस के एरिया को कवर करता है। गॉट इट? ट्रॉपिकल एरिया कवर 10% ऑफ द अर्थ सरफेस, बट दे होस्ट 90% ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज। बट क्या बोला जा रहा है? भले ही वो 10% अर्थ सरफेस के एरिया को कवर करता है, लेकिन उस जगह पे 90% वर्ल्ड स्पीसीज क्या होते हैं? होस्ट करते हैं। गॉट इट बच्चा? समझ में आया? 3 पॉइंट्स थे। सबसे पहले वाले पॉइंट्स में हमने क्या बताया कि बायोडाइवर्सिटी कैसे होती है, कैसे बनती है। तो बायोडाइवर्सिटी आपकी कैसे बनती है? अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के या वेरियस टाइप के आपके लाइफ फॉर्म होते हैं ना, उससे बनती है। सेकेंड की हम बात करें तो ये क्या है? एक तरह का मेजर ऑफ वेरिएशन है, इकोसिस्टम, स्पीसीज एंड जेनेटिक लेवल का। और बायोडाइवर्सिटी को क्या बोला जा रहा है? वो अबंडेंट है। कहाँ है? ट्रॉपिकल एरिया में। और जो ये ट्रॉपिकल एरिया है वो 10% है आपका किसका? अर्थ सरफेस का। बट उसके बाद भी यहाँ 90% आपके वर्ल्ड स्पीसीज होस्ट करते हैं। ओके, इसका जो सेकेंड पार्ट है आपका क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ह्यूमन लाइफ। अगर हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी का क्या कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन लाइफ के अंदर, ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, बट उसके बाद भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट, एग्रीकल्चर। क्या है आपका? एग्रीकल्चर, जिसके कारण क्या होता है आपका? आप डिफरेंट टाइप के स्पीसीज ऑफ प्लांट को ग्रो करते हो, जिसके कारण जो ह्यूमन की फूड की नीड है वो क्या होती है? सेटिस्फाई होती है। ओके, तो वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीसीज मीट आर नीड फॉर फूड। ओके, जो भी वेराइटी ऑफ स्पीसीज है वो क्या कर रही है? हमारी नीड को, फूड की नीड को क्या कर रही है? फुलफिल कर रही है। ओके, सेकेंड, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू बिजनेस एंड इंडस्ट्री। और बायोडाइवर्सिटी के कारण ही लोग बाग बिजनेस कर पा रहे हैं और इंडस्ट्री कर पा रहे हैं। कैसे? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आपको फर्नीचर चाहिए तो भी बायोडाइवर्सिटी की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा आपको पेपर का बिजनेस करना है, आपको कोई भी बिजनेस करना है, तो आपको किसकी जरूरत है? आपको एक तरह से हम बोल सकते हैं किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? बायोडाइवर्सिटी का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओके, अब क्या बोला जा रहा है? थर्ड, आपकी लग्जरी एक्टिविटीज। ठीक है, अगर हम लग्जरी एक्टिविटीज की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? जो हम इतना ज्यादा मतलब बोलना चाहिए एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं, ये सारी चीजें करती हैं, जो भी हमें चाहिए होता है, हमारी टेक्नोलॉजी नई नई सारी चीजें चाहिए होती है, वो किसके अकॉर्डिंग होती हैं? वो भी एक तरह से हम बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, उसके कारण होती है। ओके, और जो फोर्थ है आपका क्या है? इकोलॉजिक सर्विसेज। ओके, तो ये आपके फोर्थ पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। एग्रीकल्चर, बिजनेस एंड इंडस्ट्री के अंदर भी कंट्रीब्यूशन, लग्जरी एक्टिविटी एंड इकोलॉजिकल सर्विसेज। गॉट इट? अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज इफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना? एक्सप्लेन। अब बोला जा रहा है जो भी ह्यूमन की एक्टिविटीज है उससे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर? फ्लोरा एंड फोना के डिप्लीशन होने पे। ठीक है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो आपको पता ही है कि कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, बट ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम बताते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज एंड मेन्स इंटेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट हैव बीन द मेजर कॉज फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। क्या बोला जा रहा है? जो मैन की एक्टिविटी है, ठीक है, क्या ह्यूमन की जो एक्टिविटी है और इनसेंसिटिविटी है, ठीक है, क्योंकि वो सेंसिटिविटी तो होती नहीं है ना उसके अंदर एनवायरनमेंट को लेकर, उसको तो ये लगता है जो एनवायरनमेंट में चीजें हैं वो सिर्फ उसकी है, उसी का ही हक है। ठीक है, तो उसके लिए इसके लिए कोई सेंसिटिविटी नहीं है उसके अंदर। तो जो ह्यूमन की एक्टिविटी और जो ह्यूमन है उसकी जो
इनसेंसिटिविटी है एनवायरनमेंट को लेके, वो सबसे बड़ा मेजर कॉज है, ठीक है, वही सबसे बड़ा रीजन है किसके लिए, डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना के लिए। गॉट इट बच्चा? क्या क्या है, ह्यूमन की एक्टिविटी या फिर इनसेंसिटिविटी, किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए, वो क्या है, एक तरह का मेजर कॉज है, ठीक है, मेजर कॉजेज है, किसके लिए, डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना के लिए। ओके, नाउ वेरियस एक्टिविटी कैरिड आउट बाय मेन आर एस फॉलो। अब हम देखेंगे कौन कौन सी एक्टिविटी मेन करते हैं जिसके कारण ये डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना होता है। ओके, फर्स्ट जो है वो है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो उसके कारण फ्लोरा एंड फोना का तो डिस्ट्रक्शन होना ही है। गॉट इट? तो हम प्रॉपर आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है क्या है, डिफॉरेस्टेशन। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जो डिफॉरेस्टाइजेशन हम करते हैं वो क्यों करते हैं, उसके पीछे पर्पस क्या है आपका, एक्सपांशन। किसका एक्सपांशन है, एग्रीकल्चरल लैंड का, ठीक है, आप एग्रीकल्चरल लैंड का एक्सपांशन कर सको इसलिए हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्ट करते हैं। हैज लीड टू द डिस्ट्रक्शन, जिसके कारण यही एक तरह से बहुत बड़ा रीजन है या लीड करता है किसको, डिस्ट्रक्शन को। किस चीज के डिस्ट्रक्शन को, ऑफ द फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना के डिस्ट्रक्शन को ये एक तरह से लीड करता है। क्या लीड करता है, जो कि हम एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड कर रहे हैं और उसी के कारण हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट इज डिग्रेडेशन, ठीक है, किस चीज का डिग्रेडेशन है आपका, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और साथ के साथ में क्या होता है, जो डिग्रेड ऑफ फॉरेस्ट है ना वो भी हम करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, एक टाइप का बोलना चाहिए आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम जूम बोलते हैं, ठीक है, और अ टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर। और क्या है, एक तरह का क्या है ये, और एक तरह का और एग्रीकल्चर एक्टिविटी है स्लैश एंड बर्निंग। ओके, तो ये हम जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं और ये टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का जो रिचुअल या फिर ये एग्रीकल्चर की जो हैबिट्स है वो हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण भी क्या हो रहा है, फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो रहा है, राइट। कैसे हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, स्लैश एंड बर्न का मतलब क्या होता है, यहाँ क्या करा जाता है, आपने खेती करी, खेती करने के बाद उस जगह को आप क्या कर देते हो, बर्न कर देते हो, जला देते हो, राइट, ठीक है, ये एक तरह का बोलना चाहिए बहुत ज्यादा पुराने टाइम से चला आ रहा है, एक हैबिट है या फिर एक तरीका है एग्रीकल्चर करने का। ओके, थर्ड, large scale development project have destructed the habitat of various animal। अब क्या हो रहा है, जो हम लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके आते हैं, क्या करते हैं हम, लार्ज स्केल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट लेके आते हैं वो क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। किसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, द हैबिटेट ऑफ वेरियस एनिमल, जो एनिमल है उनकी जो रहने की जगह है, उनका जो हैबिटेट है उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, ऑब्वियसली बात है, जो एनिमल है, जो वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ रहते हैं, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, ट्री के पीछे, प्लांट के पीछे छुपे रहते हैं, फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। जब हम फॉरेस्ट ही क्लियर करते जाएंगे तो जो उनका घर है वो तो उनसे छिनता जाएगा ना। अब वो जब उनके पास उनका घर ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ रहेंगे, राइट, जिसके कारण उनका जो हैबिटेट है वो क्या हो रहा है, वो डिस्ट्रक्टेड हो रहा है। ओके, माइनिंग एक्टिविटी। अब माइनिंग एक्टिविटी भी क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, माइनिंग एक्टिविटी के लिए भी आपको जो बहुत सारा फॉरेस्ट का एरिया उसको क्या करना पड़ता है, उसको क्लियर करना पड़ता है, जिसके कारण ही आप वहाँ माइनिंग एक्टिविटी कर सकते हो। और साथ के साथ में जब माइनिंग एक्टिविटीज होती है तो उसमें से बहुत ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन निकलता है, जिसके कारण जो एनिमल है उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती है। तो ये भी एक तरह से क्या है, आपका डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना का रीजन हो जाता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो ह्यूमन की एक्टिविटी है वो ऐसे इफेक्ट डालती है फ्लोरा एंड फोना के ऊपर। अब जो इसका फिफ्थ पॉइंट है, क्या बोला जा रहा है, हैबिटेटेड डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, poaching, over exploitation of forest product, environmental degradation, forest fire are some other factor which have lead to the decline of India's biodiversity। ठीक है, इनने क्या बोला है, जैसे कि आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, हंटिंग हो गया, पोचिंग हो गया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया आपका किसी भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट का, ये जो सारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, ठीक है। ये जो 4-5 इनने पॉइंट्स बोले, कौन कौन से बोले हैं आपके,
कीवर्ड्स बोले हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड फॉरेस्ट फायर। ये और साथ के साथ में कुछ और भी जो फैक्टर्स है वो एक तरह का रीजन है जो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी है ना उसको डिक्लाइन करने में, उसको डिक्रीज करने में, उसको खराब करने में या कम करने में। ओके, अब जो आपका 6th पॉइंट है वो क्या है? ओवर पॉपुलेशन एज वेल एज एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ड्यू टू अनइक्वल एक्सेस, इनइक्विटेबल consumption of resource and differential sharing of responsibility of environment well-being are so also responsible for the depletion of flora and fauna। साथ के साथ में ये भी बोला जा रहा है, एक तो जो ओवर पॉपुलेशन हो रही है हमारी, ठीक है, इसके अलावा जो आपका बोलना चाहिए यूज है वो क्या है? अनइक्वल है, अनइक्वल एक्सेस है। साथ के साथ में जो कंजप्शन हो रहा है वो भी अनइक्वल है आपका, किसका? रिसोर्सेज का। और जो एनवायरमेंट को साफ सुथरा रखने की, उसको बोलना चाहिए डिग्रेड ना होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी कुछ जनों के हाथ में है, कुछ जनों ने लेके रखी है, बाकी सबको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ क्या मतलब है कि सामान आता रहे, उनका काम चलता रहे और भाड़ में जाए बाकी की दुनिया, राइट। बट हमें ऐसा नहीं सोचना है। ये सभी तो सोचने, इसी के कारण तो ये एक तरह का क्या है, इसी यही तो एक रीजन है जिसके कारण आपका फ्लोरा एंड फौना क्या हो रहा है? डिप्लीट हो रहा है। गॉट इट? सो ये वाला आपको आंसर समझ में आया? आपके कौन कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, आपको क्या क्या करना है? थोड़ा सा लेंथी आंसर है बट ये आपके 5 मार्क्स में आ जाता है, तो आपको बच्चा पता होना चाहिए क्या क्या। वैसे बहुत इजी आंसर है, ठीक है, इसमें है कुछ नहीं कि माइनिंग की वजह से होता है। आपको सिर्फ आपकी जो डेली लाइफ आप देखते आ रहे हो, डेली लाइफ में क्या क्या एक्टिविटीज होती है जिसके कारण डिप्लीशन देखने को मिलता है फ्लोरा एंड फौना, वही आपको लिखना है, ठीक है। जो कि हम ओवर यूज कर लेते हैं या फिर अनइक्वल एक्सेसेस देखने को मिलता है हमें। इसके अलावा जो माइनिंग होती है ये, या फिर हम लार्ज स्केल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाते हैं, यही सारे रीजन है किसके पीछे? डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना के पीछे। ओके, नाउ अब जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है? डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटी हैव कंजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। हमें क्या बताना है? हमें डिस्क्राइब करना है कैसे कम्युनिटी हैव कंजर्व, कैसे कम्युनिटी ने कंजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ठीक है। क्या इनका रोल है, क्या है, ये सारी चीजों को हमें यहाँ क्या करना है? अपन को डिस्कस करना है। ओके, सो आंसर इज इंडियन फॉरेस्ट आर होम टू डिफरेंट कम्युनिटीज। इंडियन फॉरेस्ट को क्या बोला जा रहा है? होम बोला जा रहा है। किसका होम बोला जा रहा है? डिफरेंट कम्युनिटीज का। ओके, तो जो इंडियन फॉरेस्ट है उसको क्या बोला जा रहा है? इंडियन फॉरेस्ट आर होम टू डिफरेंट कम्युनिटीज। ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, these communities have a complex relationship with their environment। और साथ के साथ में ये जो कम्युनिटीज है आपकी, ठीक है, ये जो आपकी कम्युनिटीज है उनका क्या है? उनका कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है किसके साथ? उनके एनवायरमेंट के साथ। गॉट इट? 2 पॉइंट है, एक तो इंडियन फॉरेस्ट को होम बोला जा रहा है किसका? डिफरेंट कम्युनिटीज का। दूसरी चीज, ये जो कम्युनिटीज है उनका कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है विद देयर environment। Okay, now the Mundas and the Santhal of Chota Nagpur region worship Maua and Kadam tree। The tribal of Odisha and Bihar worship of tamarind and mango trees। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ? अगर हम नागपुर, छोटा नागपुर रीजन की अगर हम बात करते हैं, मुंडाज एंड संथाल की, वहाँ क्या है? वहाँ के जो लोग हैं वो किस चीज की वर्शिप करते हैं? महुआ एंड कदम ट्रीज की, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो मुंडास और संथल है कहाँ के? छोटा नागपुर रीजन के। गॉट इट? छोटा नागपुर रीजन में मुंडास एंड संथल हैं, वो क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं। किस चीज की वर्शिप करते हैं? महुआ एंड कदम की, ठीक है। अगर हम बात करें जो ट्राइबल है, कहाँ के ट्राइबल? उड़ीसा एंड बिहार की, तो वो किस चीज की वर्शिप करते हैं? टैमरिंड एंड मैंगो ट्री की। गॉट इट? मुंदास एंड संथल आपके महुआ एंड कदम ट्री की वर्शिप करते हैं, और आपके उड़ीसा एंड बिहार वाले जो ट्राइबल्स हैं वो किसकी करते हैं? टैमरिंड एंड मैंगो ट्री की वर्शिप करते हैं। गॉट इट एवरीवन?
Similarly, Vishnoi of Rajasthan hold the Entopolis in high reverence. ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, उसी तरह से जो राजस्थान का विश्नोई है वो क्या करता है, वो एंटोपोली करता है इन हाई रिवरेंस. ठीक है, मतलब कि हम बोल सकते हैं जो हिरण होता है उसको क्या करता है, मानता है. For these community, particularly flora and fauna are integral to their identity. और साथ के साथ में जो वहाँ की कम्युनिटीज हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए पर्टिकुलर जो कुछ पर्टिकुलर फ्लोरा एंड फोना है ना, वो उनकी एक तरह से आइडेंटिटी का हिस्सा है, आइडेंटिटी का इंटीग्रल क्या है, पार्ट है. सो दे टेक नंबर ऑफ स्टेप्स टू प्रोटेक्ट दिस सेम. इसलिए उनने खुद से ही बहुत सारे स्टेप उठाए जिसके कारण वो उनको क्या कर सके, सेव कर सके उनको. राइट, समझ में आया. जैसे कि हमने बात की थी अभी आपके क्या बोलते हैं, मुंडास एंड संथाल की, और साथ के साथ में बिहार एंड उड़ीसा के, वो लोग जैसे कुछ पेड़ों की वर्शिप करते थे, वैसे ही यहाँ राजस्थान के अंदर विश्नोई करके एक जगह है, वो एंटोलॉप्स मतलब कि आपका एक तरह से हिरण जो होता है उसको प्रेफरेंस देते हैं. और साथ के साथ में ये जो कम्युनिटी है वो पर्टिकुलर फ्लोरा एंड फोना को क्या मानती है, एक तरह से इंटीग्रल टू दियर आइडेंटिटी, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी आइडेंटिटी के लिए वो, इसलिए वो बहुत सारे स्टेप भी उठाते हैं जिसके कारण वो उनको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके. ओके, विलेजर्स अराउंड दी Sariska Reserve have opposed mining activity in the region as this activity endangers wildlife. यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो सरिस्का रिजर्व है आपका, ठीक है, वहां के उस एरिया के जो आसपास के गांव के लोग थे, ठीक है, विलेजर्स जो थे, उनने क्या किया, जो माइनिंग एक्टिविटी वहां होने वाली थी, वहां हो रही थी, उसके लिए क्या किया, अपोज किया. ठीक है, क्यों किया अपोज, क्योंकि उन्हें पता था ये जो रीजन है वहां अगर माइनिंग एक्टिविटी होगी तो क्या होगा वो, क्योंकि वहां के जो एनिमल हैं, वाइल्ड लाइफ जो है वो क्या होंगे, इन डेंजर में आ जाएंगे, इसलिए. ओके, villager in the Alwar district of Rajasthan have banned hunting and lumbering activity in a 1200 hectare area they have marked as Bhairav Dev Dhawak सेंचुरी. ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, जो राजस्थान में एक और डिस्ट्रिक्ट है अलवर करके, वहां के जो विलेजर्स थे ना, उनने क्या किया, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बना लिए, जिसके अंदर उनने क्या कर दिया, आपकी हंटिंग और लंबरिंग. ठीक है, हंटिंग का मतलब तो आपको पता ही है, जो जानवर होते हैं उनको मारना एंड ऑल. लंबरिंग का मीनिंग होता है जो आपकी ट्री होती है ना, उसको काटना. ओके, तो ये क्या कर दिया, उस जगह पे बैन कर दिया. ठीक है, और जिस एरिया में वो बैन किया था वो एरिया 1200 हेक्टर का था. ओके, और उसको नाम दे दिया भैरव देव धावक करके सेंचुरी. ओके, नाउ such activities are protecting the wildlife against and outside encroachment. ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, इस टाइप की जो आपकी एक्टिविटी होती है उसके कारण क्या कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को हम एक तरह से बोलना चाहिए जो आउटसाइडर उस पर अटैक करते हैं या फिर उसका जो मिसयूज करते हैं, उससे हम उन्हें बचा सकते हैं या सेव करके रख सकते हैं. ठीक है, तो वहां की जो कम्युनिटी है ना, वो ऐसी एक्टिविटीज करके, जैसे कि आपने देखा अलवर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने क्या किया कि कुछ एरिया था 1200 हेक्टर, उनने उसको एक तरह से इस टाइप से डिक्लेयर कर दिया कि वहां कोई भी हंटिंग एंड लंबरिंग नहीं कर सकता है. तो इस टाइप की अगर कोई हम एक्टिविटीज करते हैं, या वहाँ के लोकल लोग भी जो है, ठीक है, लोकल कम्युनिटी भी है, वो भी अगर इस टाइप की एक्टिविटी करती है, तो उसके कारण हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को. किसके अगेंस्ट, आउटसाइड इंक्रोचमेंट. ठीक है, जो भी आपके आउटसाइडर्स होते हैं, वो अगर कोई उनको हार्म पहुंचाना चाहते हैं, अटैक करना चाहते हैं, आक्रमण करना चाहते हैं, तो उससे हम बचा सकते हैं. आक्रमण का मतलब ये नहीं है कि जाके लड़ाई करना, गॉट इट, पेड़ काटना है ना, उसको भी हम एक तरह से इसी फॉर्म में बोलेंगे. ओके, नाउ अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, राइट आर नॉट ओन गुड प्रैक्टिस टू वर्ड कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. आपको क्या लिखना है, आपको एक नोट लिखना है किसके ऊपर, कि कैसे हमें गुड प्रैक्टिस करनी चाहिए टू वर्ड किसके लिए, कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए. ओके, सो इन इंडिया ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट JFM program furnished a good example of involving local community in the management and restoration of the great forest. यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा आपसे, कि if we are talking about the India,
ठीक है, ऑब्वियसली बात है, हम इंडिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वहां जो जब से JFM का फुल फॉर्म क्या होता है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये प्रोग्राम जब से लाया गया है, बोला जा रहा है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसके लिए, कि इसके कारण क्या हो रहा है, वहां की जो लोकल कम्युनिटी है ना वो क्या कर रही है, इस मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो रही है और वो उनका भी क्या बोलना चाहिए, एक तरह से कंट्रीब्यूशन कर रही है। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकें, जो डिग्रेड हो रहे हैं फॉरेस्ट को उसको रिस्टोर कर सकें। ठीक है, जो डिग्रेड फॉरेस्ट है उनको रिस्टोर करने के लिए वहां की जो लोकल कम्युनिटी है वो भी क्या कर रही है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। कौन से प्रोग्राम के अंदर, अकॉर्डिंग टू दी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, गॉट इट। नाउ सेकेंड पॉइंट, the program has been in formal existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है आपका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वो फॉर्मल एग्जिस्टेंस में कब आया, सिंस 1988। और जो उड़ीसा है, ठीक है, जो हमारा स्टेट उड़ीसा है, उसने सबसे पहले इस जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो फंक्शन था या ये जो प्रोग्राम था उसका फर्स्ट रिजोल्यूशन किया था। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए JFM को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था या कहाँ किया गया था, तो उड़ीसा के अंदर। ओके, JFM depend on the formation of local village institution that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the forest department। okay? इसके अंदर क्या होता है, ये जो JFM है वो डिपेंड करता है फॉर्मेशन ऑफ लोकल इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर क्या करा जाता है, वहां के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके उस जगह को क्या करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं। गॉट इट एवरीवन। नाउ इन रिटर्न, अब देखो उनने तो काम कर दिया, उनने क्या किया, उनने उनकी ड्यूटी कर दी कि उनसे बोला गया था कि आपको यहाँ ध्यान रखना है, इस जो ये फॉरेस्ट है आपका, इसको आपको ध्यान देना है। ऑब्वियसली बात है कि जिस जगह फॉरेस्ट है वहां की लोकल लोग ज्यादा अच्छे से उसको ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, अब जब वो ये करते हैं तो उसके बिहाफ में भी गवर्नमेंट उन्हें कुछ देती है। ठीक है, तो वो क्या देती है, हम देखते हैं। इन रिटर्न द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटीज आर entitled to intermediate benefit like non-timber forest produce and share in the timber harvest by successfully protection। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, अगर वो गवर्नमेंट के लिए कम्युनिटी काम कर रही है तो जो गवर्नमेंट है तो ये मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी है, उनके लिए क्या कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया। इसके अलावा शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्ट, जो कि सक्सेसफुल क्या है, एक तरह से प्रोटेक्शन है। ओके, The clear lesson from the dynamic of both environmental destruction and reconstruction in India is that local community everywhere have to be involved in some kind of natural resources management। अब क्या बोला जा रहा है, इस चैप्टर से हमें प्रॉपरली और बहुत अच्छे से समझ में आया है कि अगर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना कि हर जगह तो गवर्नमेंट नहीं जा सकती है, तो उसने क्या किया है, उसने कम्युनिटी, जो लोकल कम्युनिटी है उनके थ्रू ही एक तरह से टाई अप कर लिया है या उनके थ्रू एक मैनेजमेंट बना लिया, एक टीम बना ली है। एंड देन जिसके कारण क्या हो रहा है, जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो आपको हर एरिया में मिल जाएंगी और वो एक तरह से क्या कर लेंगी, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका अच्छा प्रॉपर मैनेजमेंट कर लेंगी और जो वाइल्ड लाइफ एंड आपका फॉरेस्ट है उसका क्या कर लेंगी, उसका भी अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, उसको डिग्रेड होने से बचा पाएंगे। ओके, गॉट इट। सो बच्चा, आई होप ये वाले पॉइंट्स आपको क्या हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। ठीक है, कि इससे हमें क्या क्या पता चला। गॉट इट। नाउ but there is still a long way to go before local community are at the center stage is decision making। अब क्या बोला जा रहा है, इसके अलावा भी, ये तो ठीक है कि आप लोकल कम्युनिटी के थ्रू अपन चीजें कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट साथ के साथ में हमें क्या करना है, जो सेंट्रल स्टेज है या सेंट्रल लेवल है या गवर्नमेंट है, उसको भी क्या करना है, डिसीजन मेकिंग को अच्छा बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। ये एक तरह से क्या बोला जा रहा है
फिर भी ये बहुत ज्यादा लॉन्ग वे है टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज इज डिसीजन मेकिंग। जो क्या होगा आपका, क्या बोला जा रहा है मेन, क्योंकि ये जो आपका तरीका है काफी बोला जा रहा है लॉन्ग वे है, इसलिए हमें क्या करना है, डिसीजन मेकिंग को भी एक तरह से ध्यान में रखना है। ओके, नाउ एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटी दैट आर पीपल सेंट्रिक, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवार्डिंग। ठीक है, जैसे कि बोला जा रहा है डिसीजन मेकिंग एंड ऑल, तो वो इसी के बिहाफ में बोला जा रहा है कि अगर हमें इन सारी चीजों को करना है, ऑब्वियसली बता, हमें पता ही है कि हमें फॉरेस्ट की जरूरत भी पड़ेगी, हमें वुड को भी, मतलब जो आपके ट्रीज है उन्हें भी काटना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी तो पड़ेंगी, बट उसके लिए हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा उसका मिसयूज करना चाहिए, हमें भी सोच समझ के यूज करना चाहिए चीजों का। और साथ के साथ में अगर आप किसी जगह से फॉरेस्ट काट रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरी जगह पे आप लगा दो। ठीक है, तो इन सारी चीजों का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ओके, एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटी। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, हम एक्सेप्ट करते हैं इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटी को जो कि पीपल सेंट्रिक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और इकोनॉमिकल रिवार्डिंग है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मिसयूज करते हो या कुछ करते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ओके, यही आपका डिसीजन होना चाहिए एक तरह से। सो बच्चे, ये था आपका जो एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स दिए गए थे, वो मैंने आपको सारे कवर करवा दिया, राइट। एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, एज वेल एज ये भी कोशिश की कि आपको इजीली लर्न हो जाए। और यहाँ हमारा चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होता है। अब हम जो नेक्स्ट सैटरडे को जब मैं आपको पढ़ाऊंगी उसके अंदर मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, वो है वाटर रिसोर्सेज। ओके, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मतलब मेरी तो यही कोशिश रहती है कि क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, एक्सप्लेन करने के साथ साथ जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जो उसके जो इम्पोर्टेंट्स आपके वर्ड्स होते हैं उसको मैं लर्न करवा सकूँ। इसलिए मैं इतनी बार बोलती हूँ कि आपको हो सकता है थोड़ा सा आपको उस टाइम पे लगता हो मैम बहुत टाइम बोलती है, बट उसमें आपका ही बेनिफिट होता है। ठीक है, अगर आप इसको एक दो बार देख लेते हो तो आपको वो रट्टाफिकेशन करने की या लर्न करने की नीड नहीं पड़ती। ओके, सो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ के साथ में प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण आप आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। ओके, और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए सही में हेल्पफुल था तो आपको फिर क्या करना है, मेरा सपोर्ट करना है। कैसे करोगे, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करके। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फुल जोश के साथ। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।